गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 44, उसका टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे आवर्त वर्गीकरण का, उसमें आज हम मेंडलीफ की आवर्त श्रेणी देखेंगे। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में 2 आवर्त श्रेणी देखी थी, जिसमें पहले में क्या था, आपका डोबनर का ट्रेड था, मतलब त्रिक था, 3 का जोड़ा उसने बनाया था। और सेकंड वाले में न्यूलैंड ने अष्टांक बनाया था। न्यूलैंड के अष्टांक सिद्धांत को अस्वीकार मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उसके अंदर कमियां थी कि 2 उसने साथ रखे हुए थे। कैल्शियम के बाद जो समानताएं थी वो होनी बंद हो गई थी, जिसके चलते फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर सब साइंटिस्ट और नए नए तरीके, नई नई टेबल इजाद करने में लगे हुए थे, डेवलप करने में लगे हुए थे कि किसी तरह से वर्गीकरण तक को हम सही तरीके पे पहुंचा पाए। और उन सब में जो एक रूसी रासायनिक थे, मेंडलीफ जिसे कहा जाता था, डिमित्री इवोनिच मेंडलीफ थे ये हमारे। उन्होंने क्या किया था, अपना तत्वों की आवर्त श्रेणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान था। उन्होंने अपने सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, जो उनके गुणधर्म थे और उनके भौतिक गुणधर्म थे, रासायनिक गुणधर्म थे, परमाणु का द्रव्यमान है उनका, परमाणु संख्या है उनकी, और इन सब के समानता के आधार पर उसने व्यवस्थित किया था। यहाँ पर जो हमने देखा है कि 2 रिजेक्ट होने के बाद अब मेंडलीफ था जिसने क्या किया था, हल्का सा अपना सफलता की तरफ कदम बढ़ाने में स्टार्ट किया था कि जो भी उसने अभी तक पढ़ा था उसको उसने अब वर्गीकरण में लगा दिया, स्टडी में। उसने अपना काम जब स्टार्ट किया, 1 नंबर में इम्पोर्टेंट है, कितने तत्व थे हमारे, 63 तत्वों के साथ उसने आरंभ किया। उसने क्या किया, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बीच के संबंध को स्थापित किया कि ये एक तत्व ए है, इसका द्रव्यमान इतना है, तत्व बी है, इसका द्रव्यमान इतना है, इनके बीच में क्या रासायनिक समानता है, क्या भौतिक समानता है, उसके आधार पर उसने उनको स्टडी करना स्टार्ट किया। कितने थे उस समय? 63 तत्व थे। तो उसने सबसे पहले अपना ध्यान किस पर केंद्रित किया, ये भी 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ ने जो किया था, अपना ध्यान किस पर केंद्रित किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिकों के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक के ऊपर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो अधिकतम अन्य तत्वों के साथ अभिक्रियाएं करके यौगिक बनाते हैं। क्यों चुना है ये देखिए, आपका रीजन भी है। उसने हाइड्रोजन और उसको क्यों चुना था, क्योंकि ये सबसे सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसीलिए उसने अपने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्मूले थे, जो सूत्र थे, उसको तत्वों के वर्गीकरण का मूलभूत आधार माना। इसने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा, जिसके कारण ज़्यादातर को स्थान मिल गया और अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये सेट हो गए। किसके द्रव्यमान आधार माना? इसने परमाणु द्रव्यमान को आधार माना है। मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे कि इसने किसको आधार माना हुआ है। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम को इसने आधार माना हुआ है। यह भी देखा गया कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल, जैसे अष्टांक में हुआ था, हर 8वां इसका एक निश्चित अंतराल के बाद आ रहा था, सेम ऐसे ही इसमें भी क्या है कि ये एक निश्चित अंतराल के बाद वापस इनके गुण एक जैसे आ रहे थे। तो इसने फिर एक श्रेणी बनाई, जिसको उसने क्या आधार माना, तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मतलब जो उसके परमाणु द्रव्यमान है उसका आवृत्ति क्या होता है, जो बार बार हो रहा है, रिपीटेड जो चीज़ हो रही है, तो आवृत्ति का फलन है उसके गुणधर्म जो हैं वो उसके परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे जैसे हम परमाणु द्रव्यमान को स्टडी करते गए हैं हमारा, तो उसके अंदर एक आवृत्ति वाली वो आती है सिस्टम कि कुछ टाइम के बाद कुछ जो एक जैसे द्रव्यमान वाले से 1 है, आपका 11 है, इस तरह से ये हमारे क्या हैं, 3 है, 11 है, ये आपका रिपीटेड उसमें हमारे आ रहे थे। इसने क्या कहा, ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहा और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा, इसने आवर्त कहा इसने, और समूह में इसने बांटा हुआ था। ऊर्ध्व को समूह और क्षैतिज को पीरियड कहा है इसने। चलिए, यहाँ पर इस साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है 1 मार्क्स के हिसाब से। अब हमें इनके बारे में भी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 को रशिया में हुआ। रूस के पश्चिमी साइबेरिया के
टोबल स्थान में हुआ और उसने जो श्रेणी बनाई है उसको आवर्त श्रेणी कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त श्रेणी इसे कहा जाता है। आवर्त श्रेणी रसायन में सिद्धांत जो हुआ है हमारा साबित हुआ है, ये एकमेव सिद्धांत साबित हुआ था। इसके बाद हालांकि एक और श्रेणी हमारी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर इसने काफ़ी हद तक अच्छी काम किया हुआ था और इसके कारण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। कैसे प्रेरणा मिली? क्योंकि इसने कुछ खाली जगह छोड़ दी जहाँ इसे ये लगा कि जहाँ द्रव्यमान में अंतर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे हम देखते हैं, यह पिक्चर ना हमारी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए बेटा, ये मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिसमें क्या कहा था इसने कि अगर मैं खाली जगह की बात देखती हूँ तो जहाँ इसने जो खाली स्पेस छोड़ा था ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ इसने की थी कि जहाँ इसे लगा कि अंतर ज़्यादा है वहाँ इसने खाली स्पेस छोड़ दिया कि हाँ, इसके बीच में कोई ना कोई तो नया तत्व होना ही चाहिए। और जब ये पता लगा कि तत्वों के बीच में यहाँ खाली जगह है, स्पेस है, तो फिर इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया। जैसे आप ये देखिए, फ्लोरीन के बाद यहाँ पर इसने खाली छोड़ा हुआ है, क्लोरीन के बाद इसने खाली छोड़ा हुआ है, दोनों गैप यहाँ पर। क्यों खाली छोड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ इसे लगा कि गैप ज़्यादा है, इसीलिए कोई ना कोई नया तत्व इसके अंदर आना चाहिए। सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे ऊपर ये देखिए RO और RH ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले थे। पहले के अंदर क्या है, यहाँ पर बेटा R2O आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सोडियम है Na, ये ऑक्साइड कैसे बनाएगा, Na2O। ठीक है, आपका पोटाशियम है, पोटाशियम भी K2O बनाएगा। कि बेटा जो यहाँ पर हमारे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड है, ये पीरियोडिक टेबल है मेंडल की, तो इसमें ऑक्साइड्स और हाइड्राइड का फॉर्मूला आप देखेंगे। पहले में RO नहीं है, R2O है आपका। तो जो आपका ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपका जो फॉर्मूला है ऑक्साइड का वो RO है, सेकंड में क्या है, R2O है, सेकंड में RO है, थर्ड में R2O3 है, फोर्थ में RO2 है, फिफ्थ में R2O5 है, सिक्स्थ में RO3 है आपका। इस तरह से अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप किसी भी तत्व का फॉर्मूला बहुत आसानी से उसके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, सोडियम है, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, Na2O, क्योंकि R2O हमारा फॉर्मूला है। फिर सेकंड में आ जाइए RO, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा, MgO। थर्ड में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा, CO2। अब हाइड्राइड्स देखिए, कार्बन का हाइड्राइड कितना है, RH4, RH4 का मतलब CH4। इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिफ्थ में देखिए RH3, N है नाइट्रोजन, NH3 बन जाएगा आपका। तो इस तरह से किसी भी तत्व का हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना इससे बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। मेंडल की आवर्त श्रेणी का उपयोग करके आपको इनके ऑक्साइड्स लिखने हैं। के ऑक्साइड्स का सूत्र लिखना है, कार्बन का लिखना है, मैंने आपको अभी भी दिखाया था वो वाला, उसमें से आप नोट डाउन करेंगे। एल्यूमिनियम का लिखना है, सिलिकॉन का लिखना है और बेरियम का लिखना है। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ऊपर के फॉर्मूले देखने हैं और उस हिसाब से आप फॉर्मूला बना देंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। क्या आधार था, मैंने अभी हाईलाइट भी किया था आपका, तत्वों के गुणधर्म द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये हमारा आधार था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मापदंड अपनाया था इसने, आपका क्या मापदंड अपनाया था इसने, आप किस चीज़ का क्या मापदंड था इसके अंदर, कि इसने परमाणु द्रव्यमान और उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच का अध्ययन किया था। यौगिकों को ध्यान में रखा। क्यों रखा मेंडलीफ ने, तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। क्योंकि जो ये यौगिक हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधिकांश अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाती हैं, इसीलिए इसने उनको मूल गुणधर्म आधार माना था। मेंडलीफ की आवर्त श्रेणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने ग्रुप या समूह कहते हैं और क्षैतिज को पीरियड या आवृत कहते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।